कदम कदम बढ़ाकर मंजिलों की ओर बढ़ते जाओ। आप इसी आत्मविश्वास के साथ लगातार अपने कदम बढ़ाते जाओ। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल वाले टॉपिक को ही मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ, उसी से ही रिलेटेड है। तो कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कर्मचारी प्रशासन, कार्मिक प्रशासन। देखिए, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि कर्मचारी प्रशासन या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। देखिए, मॉडर्न एरा में जहाँ हर काम आज मशीनों के ज़रिए हो रहा है, उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी जो एक फैक्टर है वो है ह्यूमन। तो हर इंडस्ट्रीज़ में आप देख लीजिए, कॉरपोरेट सेक्टर में देख लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए, विदाउट ह्यूमन बीइंग के या विदाउट स्टाफिंग के कोई भी काम नहीं होता है। तो स्टाफ को सही तरीके से किस तरह से जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए ताकि काम अच्छे से और जल्दी से लिया जाए, तो उसको पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो अब है स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि क्षेत्र, पर्सनल कर्मचारी प्रशासन का क्षेत्र क्या है। देखिए, यानी कि जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है। दिस इज ऑल्सो द वर्किंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसे वर्किंग भी कहा जाएगा और इसे स्कोप भी कहा जाएगा। तो पहला है, इसको एक वर्ड में आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक में भी पढ़ा था। तो वो वर्ड जो लुथिर गुलिक ने दिया हुआ है वो है पोस्ट कॉर्ब, यानी कि एम्प्लॉयज़ जब किसी डिपार्टमेंट में आते हैं तो एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए उनको हर तरह की सुझाव देना या प्लानिंग, ठीक है। एम्प्लॉयज़ किस तरह से किस पोस्ट पे रखे जाएंगे, कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट को मैनेज किया जाएगा, नई पोस्ट कितनी बनाई जाएंगी, पुरानी पोस्ट कितनी जो है वो ख़त्म की जाएंगी, ज़रूरत के हिसाब से कितने कर्मचारियों को जो है तो कौन सी पोस्ट दी जाएगी, वो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइज करना, यानी कि स्टाफिंग को ऑर्गेनाइज करना। फिर है स्टाफिंग। इस स्टाफिंग में आप इसके साथ लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफिंग, यानी कि कर्मचारियों की भर्ती करना। देखिए, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका मेन काम क्या है, वो किस लिए बने हैं। वो इसलिए बने हैं कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज को देखते हुए जो कैपेबल या जो एलिजिबल स्टाफ है उसके लिए डिफरेंट तरह के जो है रिटन टेस्ट, इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। तो इसी तरह से जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिपार्टमेंट बना होता है HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। वो क्या करता है, वो कॉरपोरेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे उसका मेन काम यही होता है कि जिस जिस डिपार्टमेंट में जो जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, चाहे कहीं पर इंजीनियर की ज़रूरत है, कहीं पर जो है क्लर्क की ज़रूरत है, कहीं अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो जैसी ज़रूरत है उस ज़रूरत को देखते हुए उसको एडवर्टाइज करना और उस पोस्ट को फिल करना। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टिंग पर। डायरेक्टिंग क्या है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तभी अच्छे से चलेगा अगर उसमें डायरेक्शंस प्रॉपरली दी जाएंगी। डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन जो हेड होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे, वो ही इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडलाइंस देंगे। तो जो गाइडलाइंस के आधार पर उनसे काम करवाया जाता है वो प्रॉपर वे में होता है। देखिए, हर डिपार्टमेंट में एक हायरार्किकल सिस्टम बना होता है, पद सोपान बना होता है। उस पद सोपान में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है हु विल ऑर्डर टू हुम, यानी कि कौन किसको ऑर्डर करेगा। तो ये जब क्लियरली कर दिया जाता है तो उसमें डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन भी उसी हिसाब से हायरार्किकल वे में ही आएंगी, ऊपर से नीचे आएंगी। और उसके बाद जो रिपोर्टिंग है, अब क्या है कि एम्प्लॉयज़ ने कितना काम किया, उनको क्या टारगेट दिए हुए थे, वन डे में उन्होंने कितना अचीव करना था, वीकली उन्होंने कितना अचीव करना था, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्ट की क्या टाइम लिमिटेशन थी, कितने टाइम लिमिटेशन में उन्होंने उस वर्किंग को पूरा किया है। तो उसकी सारी रिपोर्ट बना करके जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजना भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक पार्ट है, उसकी ही एक वर्किंग है। उसके बाद है बजटिंग। बजटिंग यानी कि अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाना, सोर्सेज ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, वो सारा कुछ देखते हुए
उसको किस तरह से इनकम को इम्प्रूव किया जा सकता है और एक्सपेंडिचर को किस तरह से कुछ कम किया जा सकता है, या कम पैसे में कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, या कम पैसे में कितने प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सकता है, इसके ऊपर प्लानिंग भी जो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो इस सारे पैसे की देखरेख करता है और उसको किस तरह से खर्च करना है वो भी वही करता है। उसके बाद जैसे सैलरी हो गई, पैकेज हो गया, एम्प्लॉयज़ को किस पोस्ट के आधार पर उसका सैलरी पैकेज होता है। देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो ये होता है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड बने हुए हैं, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, जो भी पे कमीशन है उस पे कमीशन के हिसाब से जो बेसिक सैलरी प्लस जो टीएडीए हैं वो दे दिए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में जो एचआरएम डिपार्टमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, वहाँ ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कि किस एम्प्लॉयज़ का वर्किंग आवर्स कितने होंगे, वर्किंग आवर के हिसाब से, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, और उसका जो मतलब उसका काम करने का जो तरीका है, यानी कि कौन एम्प्लॉई कितना अच्छा काम करता है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए सैलरी और पैकेजेस में वो जो है कुछ भी फ्लक्चुएशन करते रहते हैं। तो ये सारा काम करना भी जो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग। देखिए हर डिपार्टमेंट में, चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी डिपार्टमेंट में ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को डे टू डे ट्रेनिंग्स देना। वो ट्रेनिंग्स जैसे ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ ही ट्रेनिंग होती रहेंगी, नहीं, जैसे कि कोई भी एक 6 महीने बाद या 1 ईयर के बाद जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लिया जाता है, उस नए प्रोजेक्ट को किस तरह से वर्कआउट उस पर किस तरह से करनी है, तो उसके लिए कुछ जो है स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है और वो स्पेशलिस्ट आकर के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो टाइम वेस्टेज है वो कम हो, यानी कि कंजम्पशन ऑफ मनी एंड टाइम दैट शुड बी रिड्यूस, और जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो वो उसके लिए ट्रेनिंग किस तरह से होगी, किस लेवल पर होंगी, वो सारी ट्रेनिंग को फिक्स करना भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की ही वर्किंग होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रमोशन एंड मोटिवेशन। देखिए दोनों फैक्टर जो है आपस में जुड़े हुए हैं। मोटिवेशन कब मिलेगी? मोटिवेशन तभी मिलेगी अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत पंक्चुअल है, अच्छे ढंग से अपना काम निपटा रहा है, अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है, तो वो मोटिवेटेड तभी रहेगा अगर उसके काम के आधार पर उसको टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलती रहें, उसे इंक्रीमेंट्स मिलती रहें। तो मोटिवेशनल फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए जो है प्रमोशंस को लिया जाता है। प्रमोशंस भी 2 तरह की होती है, कई डिपार्टमेंट में सीनियरिटी बेसिस पे होती है प्रमोशन, और कई डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एलिजिबिलिटी बेसिस पर होती है। यानी कि कई डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि जो उनकी मान लो कोई एम्प्लॉय 5 साल से लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको प्रमोशन देनी ही देनी है। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता है, कई जगह ऐसा होता है कि अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दूसरे लोगों से ज़्यादा अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, वो प्रोडक्शन में वो हर जगह अपना काफ़ी अच्छा योगदान दे रहा है, या जिस फील्ड में उसको रखा गया है उस फील्ड में बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट्स भी दिए जाते हैं, प्लस उसको प्रमोशंस भी दी जाती हैं। तो और उसके बाद है ट्रांसफ़र्स। देखिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी देखता है कि कोई एम्प्लॉय कितने टाइम से किसी डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर काम कर रहा है, और अगर ज़रूरत है कई बार तो प्रमोशन के साथ ही ट्रांसफ़र दे दी जाती हैं। यानी कि जैसे क्लर्क है उसको हेड क्लर्क बना दिया, तो हेड क्लर्क बना के उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट किया जा सकता है। अकाउंटेंट है तो अगर उसको चीफ अकाउंटेंट बनाया जा रहा है तो उसको शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है विदाउट प्रमोशंस भी अगर कॉरपोरेट सेक्टर को ये लगे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये लगे कि एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र की ज़रूरत है तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये सारे की सारी वर्किंग जो है वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और अगर ये चीज़ें, ये फैक्टर अगर ना रखे जाएं और अंधाधुंध एम्प्लॉयज़ को भर्ती करते जाएं, काम करवाते जाएं, कोई उसका मतलब बेसिक्स ना हो या कोई जो उसको किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा, ऐसी चीज़ें ना हो, तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं। तो अगर चाहे आपकी एक छोटी सी दुकान है, चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सारी जगह हमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप इसे वीडियो को पूरी देखेंगे
सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो अब मैं अगली वीडियो लेकर जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।